चलिए, फोटोसिंथेसिस में हम लोग लाइट रिएक्शन का साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन देख चुके, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि एक्चुअली में ये मैकेनिज्म जो है NADPH2 और ATP सिंथेसिस की ओर जा कैसे रहा है ना। द प्रोसेस फॉर synthesizing ATP and NADPH2 in the light reaction is explained by chemiosmotic hypothesis। अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। बुक में भी देखे होंगे। केमी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, केमिकल, ठीक है। ऑस्मोटिक मतलब ऑफ ऑस्मोसिस। हाइपोथेसिस एक कल्पना जिसको कहते हैं, जिसे थियोराइज करना। केमियोस्मोटिक कहने का मतलब हो गया क्या, पहले ऐसे सोचिए या ऐसे बताइए, ऑस्मोसिस किसके बारे में होता है, वाटर के बारे में होता है। और वाटर ऑस्मोसिस कब करता है, जब हायर प्यूरिटी टू लोअर प्यूरिटी की ओर जाता है। लेकिन कब, जब कोई एक बैरियर हो, और बैरियर उसका कौन होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हायर प्यूरिटी से लोअर प्यूरिटी की ओर जाना, वाटर का ऑस्मोसिस कहलाता है। वाटर को छोड़ के कोई दूसरा कंपाउंड अगर या दूसरा कोई केमिकल इस तरह का मूवमेंट शो करे तो हम उसे केमियोस्मोसिस कह देंगे, ठीक है। यानी यहां पे कौन मूव करेगा, अनदर देन वाटर, अदर देन वाटर, वाटर छोड़ के कोई और, कैसा, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस करने के लिए उसे पार करना पड़ेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाना होगा, ठीक है। यही है सेमी ऑस्मोसिक, क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब, ठीक। द केमी ऑस्मोसिस is indicating the movement of any chemical species, from higher to lower concentration area across a semi permeable membrane like the water। वाटर की तरह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की ओर अगर कोई केमिकल स्पीसीज, अगर कोई केमिकल कंपाउंड या कोई ऐसा जो केमिकल के कैटेगरी में आता हो वो मूव कर रहा है तो उसको केमियोस्मोसिस कहेंगे, जस्ट लाइक वाटर, ठीक है। तो यहां पे किसको चुना गया है केमियोस्मोसिस करने के लिए, हियर इन द light reaction the H plus ion या protons are doing the chemiosmosis। तो यहां chemiosmosis H plus ion यानी प्रोटॉन शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए
हम लोग लेकर आए एक बड़े से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को, ये है LHC सेकेंड। ठीक है, अब ये कौन जनाब है? ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? कौन सा एरिया? मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में भरा हुआ क्या है? मैट्रिक्स का फ्लूइड। और उसका नाम ये क्या हो गया? अभी तो बोल रहे थे, हाँ स्ट्रोमा है। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर कौन है? स्ट्रोमा। और अंदर में कौन है? ल्यूमेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है वो ल्यूमेन, और ल्यूमेन भी खाली नहीं, इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब एज यूजुअल इस पर सनलाइट फॉल किया, तो इसने क्या किया? H2O को H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ठीक है, तब देखिए ऑक्सीजन एक एटम के फॉर्म में है, जब निकलता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो O2 रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन उसके पास क्या रहता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर उससे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, हाइड्रोजन का स्टेट क्या होगा? H प्लस। तो H प्लस बन गया। अब देखिए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया। इसको मेकअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो 4 हाइड्रोजन डाल देंगे। अब यहाँ नतीजा क्या हो रहा है? यहाँ तो हाइड्रोजन न्यूट्रल था, पर यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो आपको यहाँ न्यूट्रल करना है, तभी ना दोनों तरफ बराबर होगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है? 4 तो प्लस चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। क्या माइनस चार्ज चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए? 4। हाँ 3 और चाहिए, टोटल कितना? 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। तो देखिए आप जो शुरू में इक्वेशन लिखे थे ये वही हो गया। ये कर रहा है LHC2 यानी क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल है 680 वाला, ये काम कर रहा है। ठीक है, याद रखिए किस तरफ हुआ वाटर का टूटना? ल्यूमेन साइड में, नॉट इन द स्ट्रोमा। ठीक है, अब आगे आइए। ये जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, इस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में एक क्विनोन रहता है। क्विनोन एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कौन प्राप्त करेगा? प्लास्टोक्विनोन, इसका नाम है PQ, प्लास्टोक्विनोन। PQ है प्लास्टोक्विनोन, और यही है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पिग्विन सिस्टम सेकेंड। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया यहां से, तो ये प्लास्टोक्विनोन बन जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन्स मिले,
तो ये बन जाएगा PQ2-। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, तो इसने 2 मॉलिक्यूल यूज किया, तो 2 मॉलिक्यूल प्लास्टोक्विनोन, 2 मॉलिक्यूल माइनस चार्ज ले लिया। अब ये हाइड्रोजन देख रहे हैं यहां पे है, हाइड्रोजन भी इससे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन कांटेक्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2PQH2। 2 क्यों, हाँ मतलब 4 हाइड्रोजन इससे कांटेक्ट करेगा, एक प्लास्टोक्विनोन में 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो 2 मॉलिक्यूल अगर ये है तो 4 को सेटिस्फाई कर सकता है। इस तरीके से क्या हुआ, प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन को पकड़ लिया। ठीक है, अब प्लास्टोक्विनोन हो गया रिड्यूस, और इस तरीके से ये तैरते हुए आगे बढ़ेगा। कहां तैर रहा है, याद रखिए थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ये क्या कहते हैं, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है ना। लिपिड कैसा है, ऑयल, तो ऑयली सब्सटेंस में तैर सकता है, तो तैर रहा है। तैरते हुए अपना रोना गोना लेकर पहुंचा एक तो बड़े से कॉम्प्लेक्स के पास, ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। रोते रोते पहुंचा कहां, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। देखिए लाइट रिएक्शन में है साइटोक्रोम B6F, ये क्या है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन है, हीम प्रोटीन। तो ये इसकी दुख भरी कहानी को सुनेगा और बदले में क्या करेगा, हाइड्रोजन को, चारों हाइड्रोजन को यहां भगा देगा। जाओ, हाइड्रोजन इससे रिलीज हो गया और इससे चारों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक, तो ऐसा करने से प्लास्टोक्विनोन वापस अपने हैसियत में आ जाएगा। और कितना था, 2 प्लास्टोक्विनोन था ना, दोनों प्लास्टोक्विनोन फ्री हो गया। अब ये तैरते हुए फिर यहां पहुंच जाएगा। बंदर है, गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा, इसकी आदत है इलेक्ट्रॉन को पकड़ना। आया, फिर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फिर गया, फिर इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन उससे ऐड होगा, रोते गाते फिर साइटोक्रोम B6F के पास पहुंचेगा। फिर इसकी दुख भरी कहानी को सुनने के बाद हाइड्रोजन को ये रिलीज कर देगा और इलेक्ट्रॉन को ये टेकअप कर लेगा। ठीक है, पर ये अगर इलेक्ट्रॉन को टेकअप कर लिया, अब अगले बार इलेक्ट्रॉन लेने लायक तो ये रहा नहीं, नेगेटिवली चार्ज हो गया, तब क्या होगा, साइटोक्रोम B6F के पास एक और इस तरह का मोबाइल मॉलिक्यूल आएगा, उसका नाम है PC। PC मतलब प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन भी प्लास्टोक्विनोन की तरह एक नेगेटिव चार्ज कैरियर है। तो प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, है ना, और इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन को ये धारण करेगा। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6F क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इसने जो यहां से इलेक्ट्रॉन लिया था, अब इससे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको देकर गया ना प्लास्टोक्विनोन, अब ये इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए था, प्लास्टोसाइनिन आया, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तब क्या होगा, ये प्लास्टोसाइनिन यहां पिगमेंट सिस्टम 1 भी है,
और इस पर भी सनलाइट पड़ेगा, ठीक है। और प्लास्टोसाइनिन इससे भी इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन इससे भी इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, इसको लाइट एनर्जी मिलेगा, इसका भी तो इलेक्ट्रॉन उछलेगा, तो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो जाएगा? प्लास्टोसाइनिन, ठीक। अब प्लास्टोसाइनिन जो है इसको टॉपल करते हुए, मतलब ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से मोटाई में ये क्या कहते हैं मेम्ब्रेन है इसका, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो एक साइड में पिगमेंट सिस्टम 1 खड़ा है, उसके बगल से तो जगह है, इसको ट्रेवल करते हुए ये इस साइड बाहर की तरफ स्ट्रोमा की तरफ झांकता हुआ एक प्रोटीन है फेरिडॉक्सिन, उसके साथ कांटेक्ट करेगा और ये तैरते हुए आएगा और फेरिडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। और प्लास्टोसाइनिन वापस यहां से फ्री बन जाएगा, दोनों प्लास्टोसाइनिन फ्री बन जाएगा। अब इसकी भी आदत है, फिर साइटोक्रोम B6F के पास आएगा और उसका इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, ठीक है। दो है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन को दे दिया, ठीक है। तो फेरिडॉक्सिन को देने के बाद प्लास्टोसाइनिन फ्री हो गया, फिर यहां चलकर आया, इधर से भी उठाएगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन उठाएगा, हाँ। अब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसने किसको दिया? फेरिडॉक्सिन को। अब फेरिडॉक्सिन रखेगा नहीं, फेरिडॉक्सिन के साथ जुड़ा हुआ FNR होता है, जिसको पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। ये फेरिडॉक्सिन इन इलेक्ट्रॉन्स को FNR को दे देगा और FNR इन इलेक्ट्रॉन्स के मदद से क्या करेगा पता है? NADP को NADPH2 में बदल देगा। अब क्या हुआ? 4 हाइड्रोजन यहां पड़ा हुआ है और ये NADPH2 में बदल गया। हाइड्रोजन इसके पास आया कैसे? हाइड्रोजन तो अभी कैद है, कहां? ल्यूमेन में। इसको पूरा करें हम लोग। ल्यूमेन में कैद है, लेकिन एक कुछ पंप जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है और यह है ATP सिंथेस, ठीक है। ये ATP सिंथेस, और ATP सिंथेस क्या करेगा? इन हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकलने का मौका देगा। तो यहां हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यहां तो था ही नहीं, तो केमी ऑस्मोसिस याद आ रहा है? शुरू में जब बोले थे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की एरिया की ओर किसी केमिकल का मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में हमारे पास क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये H+ आयन कहां आया? स्ट्रोमा में। बाहर कौन है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आया, तो स्ट्रोमा में आने के वजह से क्या हो गया कि ये एक एनर्जी लूज किया। अगर आप सोचिए, ऊंचाई से एक बॉल को छोड़ते हैं, जमीन पे टकराने के बाद धप से आवाज करता है, क्यों? क्योंकि सॉइल ने या फ्लोर ने उसका एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसका एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर रिफ्लेक्ट भी तो होगा। तो वो एनर्जी किस तरीके से लॉस हो रहा है? साउंड एनर्जी बन के, हीट एनर्जी बन के। बॉल अगर जमीन से टकरा रहा है तो इमीडिएटली वहां पर अगर थर्मोमीटर रखिएगा तो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा।
क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो कभी भी स्टोर नहीं हो पाएगा यहाँ पे, और ये कन्वर्ट करेगा साउंड एनर्जी हीट एनर्जी। तो यहां पे भी ये एनर्जी लॉस हो रहा है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अगर जा रहा है ज्यादा ताकत से कम ताकत वाले एरिया में, तो एनर्जी लॉस करके ही ना जाएगा, करेगा। तो एनर्जी जो लॉस हो रहा है उसका ना ये घुंडी इस्तेमाल कर लेता है, और ये है क्या? एटीपी सिंथेस का वो पोर्शन जो कि एटीपी सिंथेसिस करता है। तो ये वाला एक ट्यूब लाइक है, एक टनल लाइक है, जो कि H प्लस आयन को पास करने का मौका देता है, और H प्लस आयन जब पास कर रहा होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी का ये यूज करता है, और करने के कारण ये ADP और उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मर्ज करके बनाता है ATP। ठीक है, तो यहां इसके वजह से क्या हो जाएगा? एटीपी का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, और इसके वजह से यहां क्या होगा? NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब आपको मिल गया होगा सॉल्यूशन कि हाइड्रोजन कहां से आए। ये हाइड्रोजन कहां से आया? यहां से आया। तो NADP को ये हाइड्रोजन मिला, ये इलेक्ट्रॉन मिला, इसने हाइड्रोजन के साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, तो ये है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसके मदद से हम लोग प्रूफ कर पाते हैं कि क्या ऐसा हो रहा होगा लाइट रिएक्शन में जिससे ATP बनता है और NADPH2 बनता है। दिस इज द वे द NADPH2 and ATPs are getting formed। फिर से देखिए, LHC2 है, इसको लाइट एनर्जी मिला, इसने क्या किया? वाटर को ब्रेक कर दिया। वाटर को ब्रेक करने के बाद यहां क्या बना? हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। ये तो ऑक्सीजन गैस है, ये फुर से उड़ जाएगा। तो लाइट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस मिला। अब क्या होगा? यहां जो हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन है, इनका क्या होगा? तो LHC2 के साथ आपको पता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में कौन है? प्लास्टोक्विनोन। ये प्लास्टोक्विनोन यहां इसने जो इलेक्ट्रॉन्स और H प्लस आयन रिलीज किए उनको ये कैच करेगा, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैच करेगा, और इलेक्ट्रॉन को कैच करने की वजह से ये H प्लस आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपस में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? होगा। अब ये जब आगे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा, तो साइटोक्रोम B6F वेलकम करेगा इसको, और इससे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और इसका H प्लस आयन को यहां भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के मदद से H प्लस आयन यहां पर आया, या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं H प्लस आयन के ट्रांसपोर्ट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो पाए। दोनों ही अपने आप में सही है, पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। इसीलिए देखिएगा वहां पर आप लिखे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आने के बाद साइटोक्रोम B6F यही नहीं रुकेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेगा, जिसको प्राप्त करने वाले हैं प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, अब प्लास्टोसाइनिन ये पिगमेंट सिस्टम 1 से भी इलेक्ट्रॉन उठाता है और इससे भी इलेक्ट्रॉन उठाता है। क्यों? पिगमेंट सिस्टम 1 को जब एनर्जी मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, पिगमेंट सिस्टम 2 को भी जब एनर्जी मिला तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। इन सबों को इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली प्लास्टोसाइनिन प्राप्त कर रहा है। हाँ, ये इससे भी लेगा और साइटोक्रोम B6F से भी लेगा। लेने के बाद इसके बगल से चलते हुए कहां पहुंचेगा? फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन अपना मुंह निकाल के रखे हुए किस तरफ? स्ट्रोमा साइड। यह है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ही, लेकिन इसका बल्जिंग आउट कंडीशन रहता है, बल्ज आउट रहता है, उभरा हुआ रहता है किस तरफ? स्ट्रोमा साइड। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके साथ एसोसिएटेड FNR एंजाइम है,
फेरेडॉक्सिन डिपेंडेंट NADP रिडक्टेज एंजाइम कल लिखवाएं। तो FNR एंजाइम को फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, ये भी रखेगा थोड़े, ये अगल बगल से NADP को पकड़ेगा, उस पर इलेक्ट्रॉन डाल देगा, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके NADP क्या हो गया, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ देखिए ये जो प्रोटॉन है H+ आयन है, ये यहां से जब पास ऑन करेंगे उसके वजह से ATP बनेगा, और अब तो प्रोटॉन स्ट्रोमा में आ गया, स्ट्रोमा से चलते हुए ये यहां पर देख रहा है कि NADP माइनस घूम रहा है, इसलिए उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और उसको रिड्यूस करके NADPH2 बना देगा। इससे क्या फायदा हुआ, देखिए यहां स्ट्रोमा में लगातार H+ आयन की कमी बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही H+ आयन है उसको तो ये पकड़ लिया, फ्री H+ आयन है नहीं, इसलिए हमेशा H+ आयन की अधिकता कहां बनी रहेगी, ल्यूमेन में, और कमी कहां रहेगी, स्ट्रोमा में। समझ में आ गया? इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से अल्टीमेटली क्या बनाया, ATP। इसीलिए लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट्स ATP और NADPH2, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रोटॉन का मूवमेंट। क्लियर? कैसे कैसे हुआ, 2 बार 3 बार देखिएगा तो ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। हम बता रहे हैं, पहले यहां तक ड्रॉ कीजिए। ये हो गया। अब इस फिगर का तो नाम देना है, फिगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of the chemiosmotic hypothesis, diagrammatic representation of chemiosmotic hypothesis। ठीक है, so the outcome of light reaction are outcomes of light reaction are NADPH2 molecules, they act as reducing equivalents। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मतलब रिड्यूस करने वाले स्पीसीज, ठीक है। और दूसरा ATP मॉलिक्यूल्स दे आर यूज्ड for reducing carbon dioxide in dark reaction as a source of energy। ATP का महत्व है कि इसे डार्क रिएक्शन में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाएगा, इन्हीं को तोड़कर एनर्जी प्राप्त किया जाएगा। तो लाइट रिएक्शन से ATP इसीलिए बनाए ताकि डार्क रिएक्शन में हम रेस्पिरेशन के एनर्जी को यूज ना करें, इसी के एनर्जी को यूज करें। ठीक है, अब ये मिटा सकते हैं, वो लिख लीजिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तब तक हम बोर्ड साफ करें। ओके, अब इसको मिटा सकते हैं।
तो हम लोग एंटर कर रहे हैं अब किस तरफ, तो डार्क रिएक्शन की ओर। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। द डार्क रिएक्शन, डार्क है इसलिए ब्लैक से लिखा है, ठीक। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लोकेशन, कहां पर ये ऑपरेट होगा। तो डार्क रिएक्शन का लोकेशन होता है स्ट्रोमा, ठीक। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डज नॉट लिख सकते हैं, इट डज नॉट यूज लाइट फॉर इट्स रिएक्शंस, अपने रिएक्शंस के लिए इसको लाइट की आवश्यकता नहीं है ना। इसीलिए लाइट रहे या ना रहे, इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट डार्क रिएक्शन कैन गो ऑन। सो इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट the dark reaction can go on, यानी ये कंटिन्यू कर सकता है, लाइट पे डिपेंडेंसी नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर ए नंबर ऑफ components of this stage discovered by मेल्विन केल्विन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एक साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन। In his honor, this set of reactions are called Kelvin cycle। इसी कारण इसे केल्विन साइकिल कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज केल्विन साहब ने की थी। The first stable product, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए हैश लगा दिया। The first stable product isolated in a dark reaction is a 3-carbon compound। मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। विच इज एन एसिड, जो एक एसिड है, कॉल्ड, जिसका नाम है 3PGA, यानी 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, एक एसिड है, और इसका नाम है 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बहुत बार इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेड भी कहते हैं, ठीक है, दोनों बात एक ही है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए ग्लिसरिक एसिड को 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहा जाता है, राइट। और खास बात क्या है, सो दिस साइकिल या थ्री
PGA, 3-phosphoglyceric acid. This cycle or Calvin cycle is also called as C3 cycle. 3 कार्बन वाला कंपाउंड का साइकिल C3 साइकिल, इसीलिए इसका नाम पड़ा C3 साइकिल। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड याद कर लीजिए एकदम। इसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, जिसे अलग करके हम लोग चेक कर सकते हैं, वो है 3PGA, 3-phosphoglyceric एसिड। और चूंकि 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इस साइकिल का नाम भी हम लोग C3 साइकिल रख चुके हैं। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, C3 साइकिल। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल नहीं, C3 साइकिल इसको कहते हैं, इसीलिए केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। 3 कार्बन का एक कंपाउंड है जो एसिड है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा C3 साइकिल।